Hello, good morning everyone. Welcome to the platform of Acad Excel. Myself Dipali and I would be taking your biology sessions. Till now बच्चे हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं that is Cell the Unit of Life, चैप्टर 8 of क्लास 11th. हम नीट का जो बैच चला रहे हैं उसके अंदर हमारा अभी मैं सेल को पहले इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को एटलीस्ट एक बेसिक कंपोनेंट समझ में आए कि यार ये होता है सेल. इससे हम ऑर्गेनिज्म भी पढ़ेंगे, टिश्यू सिस्टम भी पढ़ेंगे, आगे आगे फर्दर स्टडीज बढ़ती जाएंगी, कॉम्प्लेक्सिटीज आती जाएगी. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया उसका मैं थोड़ा सा एक बार क्विक रिकैप बता देती हूँ. सबसे पहली इंट्रोडक्टरी लेक्चर और सबसे पहले लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ and what different types of cells are there, how the cell was discovered, who discovered the cell, basic introduction, some cell theories, some cell shapes, cell size और ये सब, प्लस प्रोकैरियोटिक सेल एंड बैक्टीरियल स्टेनिंग. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल क्योंकि दो तरीके की होती है ना, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कैसी दिखती है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कैसा उसका अपीयरेंस है, उसके बाहर क्या लेयर होती है, क्या चीज उसके अंदर इनबिल्टेड होती है, तो वो सारी चीजें हमने प्रोकैरियोटिक सेल में देखी. सेकेंड लेक्चर वॉज ऑल अबाउट यूकैरियोटिक सेल इन विच वी हैड स्टार्टेड विथ द प्रोटेक्टिव लेयर्स. सबसे पहले हमने बात करी ली कल की क्लास में सेल वॉल की, फिर हमने बात कर ली है सेल मेम्ब्रेन की, और आज हम लोग बात करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की. ठीक है, सो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने शायद लेक्चर्स नहीं देखे हैं पुराने, तो एक बार वो प्रीवियस लेक्चर देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा. तो एक बार तुम लोग देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि किस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है और तुमको आगे के चैप्टर समझ में आएंगे. तुम कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे अगर तुम पीछे वाले नहीं देखोगे तो. ठीक है, तो एक बार लेक्चर्स को देखो, जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई तुमको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई चार्ज नहीं देना, तो फ्री है तो उस फ्री चीज को एटलीस्ट वी कैन यूटिलाइज इट, राइट. तुमको खाली बैठना है, थोड़ी देर बैठ के आराम से उस लेक्चर को देखो, साथ साथ नोट्स बनाते रहो और फिर उसके बाद आज का लेक्चर फिर देखिए. ठीक है, चलो, तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की. ओके, स्टार्ट करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से. होता क्या है एंडो? एंडो मींस इनसाइड और मेम्ब्रेन मतलब लेयर. तो इनसाइड अ मेम्ब्रेन एक ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि इनसाइड है मेम्ब्रेन के. वर्ड को तोड़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तोड़ के लिख पा रहे हो तो फिर रटते रहो. एंडो is inside membrane, इनसाइड मेम्ब्रेन सिस्टम, जिनकी बाहर एक अपनी लेयर है, जिनके बाहर एक अपनी आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेयर है. ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, थर्ड आता है लाइसोसोम और फोर्थ आता है वैक्यूल्स. बेटा अब हम जो है ना, अब हम लोग बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स की. यानी अभी तक हमने ये तो देख लिया कि सेल का बाहर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है. मैंने ये लास्ट क्लास में फिर बताया था कि फ्लूइड मैट्रिक्स होता है. ठीक है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. आउटर लेयर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हमने आना है कि सेल के अंदर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर मैं तुम्हारी बॉडी की बात कर रही हूँ तो तुम्हारी बॉडी में यू हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, है कि नहीं. तुम्हारे पास हाथ है कुछ भी चीज लेने के लिए, कुछ भी चीज पकड़ने के लिए, कुछ भी चीज होल्ड करने के लिए, कुछ भी चीज यू नो इजीली अपनी तरफ लेने के लिए तुम्हारे पास हाथ है. तुमको अगर लोकोमोट करना है तो तुम्हारे पास पैर है, तुमको अगर डाइजेशन करना है उसके लिए तुम्हारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, तुम्हारे पास स्टमक है. तो यू हैव ऑल दीज ऑर्गन्स इनसाइड यू जो कि परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं. वैसे ही हमारी बॉडी बनी किसकी है, सेल. तो ऑब्वियस ही बात है अब वो सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गेनल्स होंगे और सेल के ही ऑर्गन्स को हम सेल ऑर्गेनल्स कह देते हैं. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में सारे सेल के ऑर्गेनल्स आते हैं, यानी सेल का ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे जिनके अलग अलग फंक्शन होंगे. सबसे पहला आता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आज हम उससे स्टार्ट करते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय
Potter and Thomson in 1945. They are membrane organelles, complicated and interconnected system of channel. क्या क्या है इसके अंदर देखो, membranous, सबसे पहले membrane bound structure है, complicated है, बहुत ज्यादा अपने आप में उलझा हुआ है, ठीक है, और थर्ड इज इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, आपस में चैनल्स बने हुए हैं, कनेक्शन बहुत बड़ा है। क्या है देखो, अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी ब्रेक करूं ना, कि यार मैम ये नाम जो आपने रख दिया किस बेसिस पे रख दिया, कहां से आ गया ये नाम, इस नाम को भी हम तोड़ सकते हैं। एंडो, अगेन व्हाट इज एंडो, इनसाइड, प्लाज्मिक, प्लाज्मा इज योर साइटोप्लाज्म, सेल का फ्लूइड प्लाज्मिक, ठीक है, और रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब होता है नेटवर्क, रेटिकुलम इज नेटवर्क। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, दिस इज ऐसा नेटवर्क जो कि इनसाइड द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। इट इज अ नेटवर्क विच इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। अब काम क्या कर रहा है, अभी हमने स्ट्रक्चर भी देखा, कैसा स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन है, ऑर्गन कॉम्प्लिकेटेड है, और बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, बहुत आपस में कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तीन चीज, सिस्टर्न है, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स, ये तब समझ में आएगी जब मैं डायग्राम बना दूंगी। ये आपका ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है बेटा। लेट्स से अगर ये न्यूक्लियस है, अगर ये आपका न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। ये इस तरीके से, इट इज इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर, इदोतीन इदोतीन। चलो, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और ये मैं डिजाइन नहीं बना रही हूँ, अभी इसका नाम बताएंगे हम लोग। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द लेबलिंग पार्ट। सबसे पहले तो ये चीज याद रख लो कि ये आपकी अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये आगे कनेक्टेड रहता है, यानी मैं इसको पूरा ही न्यूक्लियस ही बना देती हूँ। ये लेट्स से न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के बाहर की मेम्ब्रेन थी, और ये उस मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि ये चीज हम आगे जाके पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो ना थोड़ी थोड़ी डिस्कनेक्टेड रहती है, ठीक है, वो ऐसे कंप्लीटली पैक्ड नहीं रहती, वो थोड़ा थोड़ा सा स्पेसेस पे खुली हुई रहती है। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपकी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्दर कनेक्टेड रहेगी किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके होते बेटा जी तीन पार्ट्स, कौन कौन से तीन पार्ट्स, पहला तो ये जो ऐसा आपको सी शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पैरेलल स्टिक, पैरेलल मैं कह सकती हूँ कि स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्रिस्टा, सिस्टर नहीं, सॉरी, क्रिस्टा भी नहीं आएगा, सिस्टर नहीं, सिस्टर नहीं, ठीक है, ये होता है सिस्टर नहीं। विजिबल है क्या, हाँ थोड़ा थोड़ा सा लाइट तो है, ठीक है, दिख रहा है ना।
सिस्टर्नी, सिस्टर्नी में क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं बेटा हम? सिस्टर्नी क्या होता है देखो, सिस्टर्नी फ्लैट और मैं कह सकती हूँ सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा छोटा छोटा ना पैरेलली अरेंज्ड है। सेकंड पॉइंट, पैरेलली अरेंज्ड, पैरेलल अरेंज्ड है एक दूसरे के। तुम देखो यहाँ है ना, एक ये ऊपर वाला नीचे वाले के पैरेलली अरेंज्ड है, ठीक है। ये कहीं जाके आगे जाके मीट नहीं करेगा, ये आगे ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन कर देगा, पर ये सिस्टर्ने जो है ये आगे जाके मीट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टर्ने होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर है और पैरेलली अरेंज्ड रहता है, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट एंड्स पे प्रेजेंट रहेगा, ये पैरेलली अरेंज्ड रहेगा। क्लियर है बात? इसके ऊपर हम देखते हैं ये ब्लू 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 कलर के मैंने डॉट्स बनाए, इन ब्लू डॉट्स को हम कहते हैं राइबोसोम। तो इस सिस्टर्ने के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट। इस सिस्टर्ने के ऊपर देयर इज राइबोसोमल प्रेजेंस। राइबोसोम क्या काम करता है बेटा जी? राइबोसोम जो है ना आपका प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेगा, ठीक है। राइबोसोम का एक ही काम है कि ये प्रोटीन बनाएगा, इसका मेन फंक्शन ही प्रोटीन सिंथेसिस है। और अब तुम देखो कि सिस्टर्ने के पूरे के ऊपर राइबोसोम बने हुए हैं, मतलब ये जो ये वाला जो पोर्शन है सिस्टर्ने वाला पोर्शन, ये पूरा राइबोसोम सिंथेस मतलब एक प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। पूरे के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। और अगर आप इसको टच करके देखते हो ना तो ये ऐसे आपको स्मूथ नहीं दिखता। एक चीज होती है कि आप उसको टच करो स्मूथ दिखेगा, एक चीज होती है जिसको आप टच करो आपको खुरदरा खुरदरा दिखेगा, थोड़ा सा रफ दिखेगा। तो ये वाला जो रेटिकुलम का फेज होता है ना, ये फेज हमको स्मूथ नहीं दिखता, ये फेज हमको कैसा दिखता है? रफ रफ दिखता है, खुरदरा दिखता है, ठीक है। और वो क्यों दिखता है खुरदरा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, क्योंकि इस पे राइबोसोम है। और राइबोसोम अगर आ गए तो ये क्या बनाएंगे? दिस विल फॉर्म प्रोटीन। तो यहाँ तो ये तो प्रोटीन फैक्ट्री शुरू कर देंगे, ये तो प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे। तो ये जो हमारा आगे वाला सिस्टर्ने वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर RER। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है? क्योंकि देयर इज प्रेजेंस ऑफ दिस राइबोसोम, और इस राइबोसोम के कारण ये रफ स्ट्रक्चर हो गया, ये अब स्मूथ स्ट्रक्चर नहीं रहा, ये खुरदरा रफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? अगेन हमको समझ में आ गया कि इसका फंक्शन क्या है। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो हम वहीं पे लिख देती हूँ सिस्टर्नी के पास ही, इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, यही इसका काम है, ठीक है। प्रोटीन बनाएगा ये, और कुछ फंक्शन दिया नहीं है इसको। सो प्रोटीन सिंथेसिस। ये ना बहुत ज्यादा ग्रेन्यूलर दिखता है बेटा, सीम्स ग्रेन्यूलर। अब ग्रेन्यूलर मतलब ग्रेन्यूल्स के साथ, ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? छोटे 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 सैंड के पार्टिकल्स होते हैं ना, ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्स जिनको हम कहते हैं, वो ग्रेन्यूलर। तो अगर मैं उसको टच करूंगी ना तो मुझे ऐसा ना सीधा सीधा स्मूथ पॉइंट नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा खुरदरा खुरदरा ग्रेन्यूलर पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो यही कुछ 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 शब्द है जो आपको सिस्टर्ने के बारे में याद रखते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पैरेलली अरेंज्ड है, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस है और ग्रेन्यूलर दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा आता है बेटा, यहां अगर मैं बात करूं, ये वाला स्ट्रक्चर शहनाई सा बना हुआ है ना, इसको अपन कहते हैं ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल कैसा होता है?
ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बताइए किस तरीके का दिख ही रहा है हमको ये वो अपना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहला तो हम यही देख रहे हैं कि ट्यूब जैसा दिख रहा है मैम, ये शहर ना ये ट्यूब जैसा दिख रहा है ना। सेकेंड पॉइंट कि ये अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसके ऊपर मैंने कोई राइबोसोम नहीं बनाए। जब इसके ऊपर मैंने राइबोसोम ही नहीं बनाए, पहले तो यहां लिख देते हैं नो राइबोसोम, राइबोसोम ही नहीं है। अब जब राइबोसोम ही नहीं है तो क्या ये ग्रैन्युलर दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ये कैसा दिखता है हमको? ए ग्रैन्युलर। ये हमको ग्रैन्युलर नहीं दिखता, ये हमको ए ग्रैन्युलर दिखता है। ठीक है, देयर आर नो ग्रेन्स प्रेजेंट ऑन इट। और ये हमको है ना, ये जैसे हमने लिखा कि रफ इन अपीयरेंस था, ये हमको स्मूथ इन अपीयरेंस रहता है। अब जब ये स्मूथ इन अपीयरेंस है तो हम इस स्ट्रक्चर को, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम कह सकते हैं, कहाँ लिखे हुए है यार, एक तो इसको हम कह सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER। देखो हो क्या रहा है कि एक तो है आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। SER अपने आप में बेटा जी दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप में दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, जो कि काम क्या करता है कि रफ वाला जो पोर्शन होता है वो तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, जो ये स्मूथ वाला पोर्शन है, जो ए ग्रेन्युलर है, राइबोसोम नहीं है, ट्यूब जैसा दिखता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इज ये जो सर्कल सर्कल मैम आपने, ये इनको हम बोलते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स का मेन काम होता है सर, पहले तो इनका स्ट्रक्चर देख लो, स्फेरिकल या सर्कुलर इन शेप। स्फेरिकल इन शेप। सेकेंड इनका फंक्शन, अब ये क्या करते हैं ना, ये कुछ सिक्रीटरी या मैं कह सकती हूँ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन सिक्रीशन। सिक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये सिक्रीट करेंगे, कई बार ये ट्रांसपोर्टेशन, समटाइम्स इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, कई बार जब पूरा एंडोप्लाज्मिक, तुम देखोगे कुछ छोटी छोटी स्पीशीज होती है उनमें ये पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, तो जब ये पूरा एंडोप्लाज्मिक प्रेजेंट नहीं होता ना, उस टाइम पे आपके पास सिर्फ ये वेसिकल होते हैं टू रिप्रेजेंट कंप्लीट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो समटाइम्स व्हेन देयर इज नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, when no endoplasmic reticulum is found in species, vesicle represents ER। वेसिकल ही रिप्रेजेंट करते हैं आपका पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि भाई अगर पूरा नहीं स्ट्रक्चर प्रेजेंट तो ये स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है हम इसको भी मान लेंगे। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे कुछ छोटे छोटे वो हो गए अपने प्रोटिस्ट्स हो गए ना, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो उसमें हम लोग बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, तुम सैक लाइक स्ट्रक्चर सिस्टर्ने नहीं ला पाए, तुम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स नहीं ला पाए, वेसिकल है तुम्हारे पास, स्फेरिकल बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर वेसिकल है, हम मान लेंगे कि तुम्हारे पास ER है। ठीक है, तुम ER जैसे ही फंक्शन करो। क्लियर है, समझ में आई ये सारी चीजें? अब इसी को हम टेक्स्ट फॉर्मेट में देखते हैं। चलो, सबसे पहले सिस्टर्ने, फर्स्ट सिस्टर्ने, दे आर इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपने सिर्फ सैक लिखा है तो उसके आगे फ्लैट सैक लिख देना, है ना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट वेसिकल्स, दे आर ओवल राउंड सैक
दैट रिमेन आइसोलेटेड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स दे आर ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस, ट्यूब जैसे हैं, बड़ी बड़ी नेटवर्क का लाइक स्ट्रक्चर है, कनेक्टेड बाय सिस्टर्ने, सिस्टर्ने से तो कनेक्टेड है ही, और वेसिकल दे फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, यही है जो आगे जाके नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। चलो अब इसकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईआर, जिसमें आरईआर आएगा, एसईआर आएगा, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो अभी अपन ने ट्यूब्यूल्स वाला लिखा था, ये वाला, इसी को लिखेंगे हम, ठीक है। चलो, तो दीज आर ईआर दैट डज नॉट कंटेन राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, राइबोसोम है ही नहीं। जब राइबोसोम की प्रेजेंस ही नहीं है तो अब तुम समझ जाओ कि वो चीज स्मूथ है। जब राइबोसोम ही प्रेजेंट नहीं है तो वो चीज स्मूथ है, सिंपल। दे आर मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। मेनली किसके बने हैं बेटा जी? ये ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स के मेनली बने होते हैं, ये ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स के। इसमें सिस्टर्ने का काम ही नहीं है, यहाँ सिस्टर्ने आए नहीं, सिस्टर्ने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ACR is found in much about lipids. ओके, लिपिड फॉर्मेशन, जैसे हमने, और यार यहाँ लिखना रह गया, यहाँ लिख भी लेना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे, ये जैसे कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, ये हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। यहाँ जब हम लिखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हमारे पास लिपिड भी बन गया, हमारे पास प्रोटीन भी बन गया। अब तुम लोग अगर याद करोगे कि मैंने जब सेल मेम्ब्रेन सिखाई थी तो उसमें मैंने बोला था लिपोप्रोटीन लेयर, है ना, एक लेयर होती है लिपोप्रोटीन लेयर। अब समझ गए लिपोप्रोटीन बना कहाँ से होगा? कहीं से आता नहीं है, सेल खुद ही बना रहा है। सेल सेल्फ सफिशिएंट है कि वो अपना काम खुद कर सके। तो ये मैंने जब नेक्स्ट पिछले लेक्चर में बोला था कि लिपोप्रोटीन लेयर होती है, लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन की लेयर है। अब तुम कहाँ से लाओगे? कहाँ से आया लिपिड, कहाँ से आया प्रोटीन? यहाँ से। एक स्ट्रक्चर जो प्रोटीन बना रहा है, एक स्ट्रक्चर जो लिपिड बना रहा है, ठीक है। राइबोसोम्स जो प्रोटीन बना रहे हैं। तो ये फैक्ट्री है, तो तुम्हारे अंदर ही फैक्ट्री है और उसी से तुम्हारी ऑर्गेनेल्स भी बनती जा रही हैं, सोच के देखो, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड लेयर भी जो है इसमें भी हेल्प होता है, ईआर का हेल्प होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट। चलिए, तो ACR is found in ACR is much abundant in lipid. Thus, ACR is the major site for lipid synthesis. Very important line. मेजर साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, ये लिपिड के लिए सबसे बड़ा, सबसे मेजर साइट है, ठीक है। यहीं सबसे ज्यादा लिपिड बनेगा। अब एक बार फंक्शंस पे ध्यान देते हैं। पहला, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, यानी ग्लूकोज फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ही कंपोनेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सिर्फ ACR ही परफॉर्म करता है। डिटॉक्सिफाइंग इन लिवर, डिटॉक्सिफिकेशन यानी जितने भी खराब सब्सटेंसेस है उनको हटाना और उसको प्योरीफाई करना, ठीक है। तो अगेन फंक्शन किसका है? हमारे ER का। फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडीज, ये हम आगे पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडीज का कैसे ये फॉर्मेशन करता है, थोड़ा हेल्प करता है, पूरा नहीं बनाता कि भाई गोल्जी उसी से बना है, नहीं, हेल्प करता है थोड़ा बहुत ER गोल्जी के फॉर्मेशन में। तो दिखता नहीं। चलो, नेक्स्ट आता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। अभी हमने जिसको पढ़ा कि वो जो आगे सिस्टर्ने सैक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, दैट आर RER। RER कंटेन्स राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, इसीलिए रफ इन अपीयरेंस, देखो यहाँ ही गया रफ इन अपीयरेंस। अब जब ये रफ दिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं। RER is frequently observed in cell, actively involved in protein synthesis and secretion. इसका मेन काम कहाँ आ गया बेटा जी? प्रोटीन बनाने में। उसका मेन काम कहाँ आ गया था आपका? लिपिड सिंथेसिस में। यहाँ मेन काम कहाँ आ गया आपका? प्रोटीन सिंथेसिस में। डिफरेंस देखना,
कॉमन फंक्शंस देखिए, फंक्शंस प्रोटीन सिंथेसिस सबसे पहला काम, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक मटेरियल्स, सेकंड, थर्ड मैकेनिकल सपोर्ट, ये सब इसके सेकेंडरी फंक्शन है। डिटॉक्सिफिकेशन इसका सेकेंडरी फंक्शन है, पर इसका प्राइमरी फंक्शन है। अगर तुम्हारे पास आता है कि मैडम लिवर वो भी दे रहा है, एसईआर भी दे रहा है, आरईआर भी दे रहा है, तो तुम्हें टिक एसईआर पे करना है, ठीक है। आरईआर का सेकेंडरी फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, प्राइमरी फंक्शन नहीं है। प्राइमरी फंक्शन एसईआर का है डिटॉक्सिफिकेशन। तो याद रखना ये चीज कि अगर एग्जाम में आ जाता है तो किसको कैसे रिजॉल्व करें मिस्ट्री को। क्लियर है? तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आज एक और बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आता है, नेक्स्ट जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आता है दैट इज गोल्जी। अब गोल्जी की बात बताती हूँ। कैमिलो गोल्जी ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया और उन्हीं के नाम पे हमने इसका नाम रख दिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको गोल्जी बॉडी कह दो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह दो, ये सब सेम ही है, ठीक। गोल्जी अगेन एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता जुलता स्ट्रक्चर लगेगा तुमको। इसमें भी वही सिस्टर्ने होता है, इसमें भी वेसिकल्स होती है, ठीक है। तो इट इज वेरी सिमिलर टू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम, इसीलिए हम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद पढ़ते हैं। एंडोमेम्ब्रेन यानी इसके अंदर अपनी एक खुद की लेयर है, अपनी खुद की मेम्ब्रेन है, जो कि साइटोप्लाज्म की तो अपनी, सॉरी सेल मेम्ब्रेन तो वो जो है वो तो पूरे सेल के लिए, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन का ये चीज ध्यान रखना, जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो कि मैम एंडोमेम्ब्रेन एंडोमेम्ब्रेन इतनी देर से कर रहे हो आप, क्या है ये, देखो बेटा, ये साइटोप्लाज्म की लेयर है जो अपन जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर मैं बनाऊं तो ये हमारा लेट्स से न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड मेरे को अभी मैंने सिखाया आप लोगों को कैसे बनेगा ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इस तरीके से अगर बन जाता है तो हमको दिख क्या रहा है, तुम ये देखना कि इसके भी बाहर एक लेयर है, इसके भी बाहर एक लेयर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गोल्जी। गोल्जी के भी बाहर अपनी एक लेयर है, तो तुम ये देखोगे कि हर जगह पे अपनी एक खुद की इसने अपनी खुद की लेयर भी ली है, मतलब इसकी प्रोटेक्टिव लेयर तो है, वो तो है ही, पर ये अपनी खुद की एक लेयर ले बैठा है, ठीक है। अभी हम उसमें पढ़ेंगे वैक्यूल्स। देखो लाइसोसोम आ गया, वैक्यूल आ गया, ये वैक्यूल्स, लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर हम थोड़े से एंजाइम भी बना देते हैं ताकि दिख जाता है अलग से। तो डिफरेंस देख रहे हो कि मतलब इसके अंदर अपनी अपनी चारों के पास अपनी अपनी एक एडिशनल लेयर है, और उस लेयर, वो लेयर ऐसे नहीं है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हमारी लेयर है, ऐसे फैले पड़े हैं साइटोप्लाज्म हमारा घर है और मस्त तो खुले हुए फैले पड़े हैं, फैल के कोई नहीं सो रहा, ठीक है। सब अपने अपने कन्फाइंड एरिया में है, सबके पास अपनी आउटर मोस्ट लेयर है और सब उस लेयर तक बैठे, ठीक है। इसके पास अपनी खुद की ये जो व्हाइट व्हाइट से बना है लेयर है अपनी, ठीक है ना। तो ये अपनी खुद की लेयर है, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है कि इसके पास अपनी इनसाइड इट हैज अ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। क्लियर? तो इसके पास खुद की एक लेयर होती, खुद की एक मेम्ब्रेन होती। चलो गोल्जी पे बात करते हैं। कैमिलो गोल्जी इन 1898 डिस्कवर्ड द गोल्जी फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले गोल्जी को इन्होंने ही डिस्कवर किया था। कैमिलो गोल्जी की डिस्कवरी ऑफ गोल्जी पे ही हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही नाम दे दिया हम कुछ ज्यादा वो नहीं करते कि अरे यार ये क्या होगा वो क्या होगा, हम नाम दे देते। इसने डिस्कवर किया, लो नाम तुम पकड़ो। उसने बेचारे ने वो बोला यार ये ग्रीक में इसका मतलब होता है स्मॉल रोम, तो हमने कहा ठीक है ग्रीक में इसको क्या बोलते हैं, सेल्यूला, ठीक है तो हम इसको इंग्लिश में सेल बोल देंगे, मतलब कोई दिमाग ही नहीं लगाया, तुमने जैसा नाम पकड़ाया हमने वैसा छाप दिया ये चीज। तो अभी बेचारे का खुद का नाम था कैमिलो गोल्जी, हमने इसके नाम पे, भाई आपने डिस्कवर किया है वेरी गुड, हम आपके नाम पे दे देते हैं इसको पूरा। नेक्स्ट डिक्टोसोम। डिक्टोसोम की बात मैं बाद में करूंगी, पहले आता है अपने पास सिस्टर्ने, वेसिकल और गोल्जियन वैक्यूल्स। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं।
ठीक है, हाँ सही। ओके, लेट्स मार्क दिस। चलो सॉरी। ओके, सबसे पहला ये जो स्ट्रक्चर आता है सी शेप स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं सिस्टर्ने। जैसे हमने वहां पे भी उसको यही नाम दिया था, तो हम यहाँ पे भी इसको यही नाम दे देते हैं। यहाँ से लिख देती हूँ सिस्टर्ने, कुछ भी अलग चीज नहीं है, सिस्टर्ने आता है, बस वहां टिब्यूल्स था, यहाँ टिब्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ डायरेक्ट वेसिकल में ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी वेसिकल। तो सिस्टर्ने हो गया और ये हो गया अपने पास वेसिकल। सिस्टर्ने क्या होता है, अगेन सेम पैरेलली अरेंज्ड sac shaped स्ट्रक्चर। पैरेलली अरेंज सैक शेप स्ट्रक्चर, एक दूसरे के साथ दोनों 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 पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे ना हमारे पास आ जाता है ई आर, यहाँ हमारे पास ई आर बना पड़ा है, उसके जस्ट बाद आता है मेरे पास गोल्जी, ठीक है। और गोल्जी आगे फर्दर एक्सीड करता जाता है, फिर और ऑर्गेनल्स आते जाएंगे। तो अब तुम यहाँ ये देखना कि यहाँ जब सी, ये जो सी वाला स्ट्रक्चर है ना, इसका ये वाला पार्ट, ये जो सी बना रहा है, इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस, और इसको हम कहते हैं मैच्योर और ट्रांस फेस। इसको हम कह सकते हैं सिस फेस और ट्रांस फेस। चलो, हुआ क्या है देखो कि यहाँ ये जो सी वाला पोर्शन बन रहा है ना, पूरा आपका जो सिस्टर्ने वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम कहते हैं सी, यानी सिस फेस। तुम ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। बायोलॉजी हर समय रटने की नहीं है, चीजें ट्रिक्स बनाओ, याद करो, काम खत्म करो। तो यहाँ पे हमको दिख ही रहा है कि सी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं इसको याद रख लूं सिस फेस से। अगर ये सिस फेस है तो इसके आगे वाला होगा ट्रांस फेस, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं फॉर्मिंग फेज, यहां से चीज बनना शुरू हो रही है, और इसको हम कहते हैं मेच्योरिंग फेज। जब तक ये यहाँ आएगा, ये चीज मेच्योर होने की कगार पे आ गई। ध्यान से देखो इसको, ये सिस फेज से स्टार्ट हो रहा है, और जब तक ये आगे जाएगा, ये क्या बना रहा है बेटा, आपके पास एक मेच्योर फेज। फॉर्मेशन ही नहीं है, ये हर समय बनता ही नहीं रह रहा है, ये फॉर्मिंग फेज है, ये आगे जाता जाएगा, एक टाइम आएगा ना जब ये मेच्योर हो जाएगा, ठीक है। तो मेच्योरिंग फेज। अब बात करते हैं अगर सिस्टर्ने की, तो मैंने अभी लिख ही दिया है, पैरेलली अरेंज्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो एक के साथ एक अरेंज्ड है। वेसिकल की अगर मैं बात करती हूँ, तो वेसिकल का क्या फंक्शन आ जाता है, थोड़े बहुत ही फंक्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। स्फेरिकल, सर्क्यूलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर। और ये क्या काम आते हैं बेटा, ये गोल्जी का एक फंक्शन समझना, गोल्जी जो है मेनली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। गोल्जी का स्ट्रक्चर उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। गोल्जी को मैं कैसे समझाऊं, जैसे डिलीवरी वाला होता है ना, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल। देखो हुआ क्या कि है ना, जैसे तुम लोग जब कुछ भी ऑर्डर करते हो, मैकडॉनल्ड्स से बर्गर या डोमिनोज से पिज्जा, जब तुम पिज्जा ऑर्डर करते हो, तो वो ऐसे नहीं करता कि वो ओवन से निकालेगा और तुम्हारे सामने लाके पेश कर देगा। तुमने होम डिलीवरी करी, ठीक है, तो वो ओवन से निकालेगा, तुम्हारे सामने ला के रख देगा, ऐसे नहीं करता, राइट। वो क्या करता है कि उसको लेता है, उसको पैक करता है, प्रॉपर फोल्ड करता है बॉक्स के अंदर, प्रॉपर रखता है उसको, फिर उसके साथ वो पैकेट्स रखता है ऑरिगेनो के, चिली फ्लेक्स के, वो पैकेट्स रखता है, फिर आपको आके टिडिंग योर ऑर्डर ऐसे करके देके जाता है ना। ऐसे तो नहीं करता, ओवन से निकाला, खट्टा करके ले भाई खा, अब देखता हूँ मैं कैसे खाता गरम गरम पिज्जा, नहीं करता ना। तो ये क्यों, वो पैक कर रहा है कुछ ना कुछ, वो मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई यानी उसने ऑरिगेनो भी डाले, उसने चिली फ्लेक्स भी डाले, तो वो
मॉडिफाई भी कर रहा है, वो पैकेजिंग भी कर रहा है, ये सारे काम करता है अपना गोल्जी। यानी कि जब प्रोटीन बना, जब लिपिड बना, तो अब ये सब चीजें बन तो गई, अब मुझे सेल के और ऑर्गेनल्स तक पहुंचानी है या दूसरी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करनी है, तो उसके लिए मेरे को क्या रिक्वायर्ड है कि मैं भाई इसको मॉडिफाई तो करूं, इसमें अगर कुछ देख तो लूं इसको कि ये सही तो बना है क्या, यहाँ पे ईआर है, ये प्रोटीन बनाएगा, ये लिपिड बनाएगा, तो एटलीस्ट मैं इसको चेक तो करूं कि क्या ये सही बना रहा है। समझ रहे हो बात? तो चेकिंग करूंगी जब ये गोल्जी चेक करता है कि भाई ये सही है क्या, इसमें कुछ गड़बड़ है तो मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, इसमें सही है तो फिर ठीक है चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ये सारी चेकिंग करके कुछ अगर इसमें इसको ऐड करना होता है तो ऐड करके, जिसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन, और फिर ये आगे ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये डिलीवरी बॉय है सेल का, ठीक है, ये सेल का डिलीवरी बॉय है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, जो कि मॉडिफिकेशन में हेल्प करेगा। बट कैसे करेगा कि एक जगह से जब सब्सटेंस लेगा तो ये पहले ये देखेगा कि हाँ यार आगे पहुंचाऊं क्या, जरूरत तो है, आगे आगे पहुंचाना चाहिए, पहुंचा तो देते हैं, पर मैं सोच रहा हूं कि इसमें कुछ मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड और अच्छी तरीके से उसको पैक करके फिर आगे पहुंचाएगा। ऐसा नहीं लो तुमने प्रोटीन मंगाया ये लो, तुमने लिपिड मंगाया ये लो, ऐसा नहीं। प्रॉपर फंक्शनिंग है इसकी, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ये। तो अगर मैं इसका सिस्टरने वाला पोर्शन देखती हूँ, देखो दीज आर फ्लैट डिस्क शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड दे फॉर्म स्टैक। स्टैक मतलब होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसा ये सेक्शन देखूंगी तो ये तो जैसे मैंने लेटरल बनाया है, अगर आप इसको ऐसे देखो एक के ऊपर एक, एक के नीचे एक, या ऐसे देख लो तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक पड़े, ठीक है। इट्स ऑन योर पर्सपेक्टिव हाउ यू सी दिस। तो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टैक मतलब पैरेलली अरेंज्ड है। नेक्स्ट, द गॉल्जियन सिस्टर्ने आर concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis forming phase, जिसको हम कहते हैं concave, trans phase and maturing phase जिसको कहते हैं। एक फेज आएगा सिस फेज जिसको हम फॉर्मिंग फेज कह रहे हैं, एक आएगा ट्रांस फेज जिसको हम मेच्योरिंग फेज कह रहे हैं। ये सब चीजें हमने मार्क कर दी है ऑलरेडी अपने डायग्राम में। अपने डायग्राम को ना अपना ऐसा बनाओ कि तुम्हें थ्योरी कॉन्टेक्स्ट कम देखना पड़े, डायग्राम ज्यादा देख लो। डायग्राम से अगर चीज समझ में आ जाती है तो बस बेस्ट बात है ना, कि डायग्राम में पूरा समझ में आ गया मैम, बहुत ही बढ़िया। डायग्राम से समझ जाओगे तो बस काम आधा हो गया तुम्हारा, बेस्ट। चलिए अगला आता है वेसिकल। ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स लाइक स्ट्रक्चर है विच आर फाउंड अटैच्ड टू द आउटर एंड ऑफ सिस्टर्ने। सिस्टर्ने से अटैच्ड है, कोई भी स्ट्रक्चर ना ऐसा नहीं है, जब मैं वेसिकल्स की बात कर रही हूँ स्फेरिकल है, मैं मुड़ के चला जाता है क्या दूर दूर, साइटोप्लाज्म में घूम गया तो, अरे ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर ईआर के वेसिकल है तो वो ईआर से कनेक्टेड रहेंगे, वो ट्यूब्यूल्स के वाले पोर्शन से कनेक्टेड रहेंगे। सिस्टर्ने के ये अपने गोल्जी के वेसिकल है तो वो गोल्जी से कनेक्टेड रहेंगे बच्चे, वो ऐसे नहीं है दूर दूर उड़ते जाएं, हम अपना साइटोप्लाज्म में चल रहे हैं, तुम अपना साइटोप्लाज्म में अपनी तरफ रहो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो एक प्रॉपर जो है कनेक्टिविटी रहती है उन दोनों में। Next, Golgian vacuoles. These are modified cisternae and develop forming maturing phase. Some of these vacuoles act as lysosome. चलो ये यहां मार्क कर देते हैं। एक वेसिकल ना, इनमें से एक बहुत बड़ा वेसिकल है, इसको हम कहते हैं गोल्जियन वेसिकल। गोल्जियन वेसिकल क्या होता है बेटा? गोल्जियन वेसिकल इतना बड़ा होता है कि ये ना फिर गोल्जी का मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि गोल्जी के आगे लाइसोसोम बनाने का काम करना शुरू कर देगा, ये लाइसोसोम फॉर्मेशन का काम शुरू कर देता है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये हो गया हमारा गोल्जियन वेक्यूल्स। चलो अब आते हैं डिक्टोसोम्स पे। डिक्टोसोम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिक्टोसोम्स क्या होता है? प्लांट के अंदर, प्लांट का जो गोल्जी
उसको हम कह रहे हैं डिक्टोसोम। इट इज दीज आर अनकनेक्टेड यूनिट्स ऑफ गोल्जी इन सम प्लांट सेल्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्ने वेसिकल वैक्यूल्स रहता ही है, पर ये कैसे रहेगा मैं इसी के पास बना देती हूँ, ये इस तरीके से रहते हैं। स्ट्रक्चर वही है, कुछ स्ट्रक्चर में अलग नहीं किया मैंने, बस मैंने क्या कर दिया कि कनेक्शन हटा दिया। ठीक है, जहां हमारे पास ह्यूमन वाला कनेक्टेड हुआ करता था, मैंने प्लांट वाले में कनेक्शन हटा दिया, बीच बीच में लेयर्स है इसके, पूरा अलग सिस्टर ने, फिर अलग सिस्टर ने, फिर अलग सिस्टर ने, इसको हम कहते हैं डिक्टोसोम्स। ठीक है, तो डिक्टोसोम्स क्या हुए, अनकनेक्टेड रीजन्स, अनकनेक्टेड यूनिट्स जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, चिपकी हुई नहीं है, आप देखोगे। ठीक है, दीज आर नॉट कनेक्टेड, या अलग 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 सैक लाइक स्ट्रक्चर जोड़ी पड़ी है, सिम। ठीक है, चलिए ये भी हमने देख लिया। अब फंक्शंस की बात करते हैं। अभी मैंने क्या बताया, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन, यही फंक्शंस है, सिंपल। जो जो चीजें मैं बोलती जा रही हूँ ना, उनको पॉइंट 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 करके लिखना है अपने को, और कुछ भी नहीं है। गोल्जी अपीयर चीफली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। सबसे पहला, टू बी डिलीवर्ड टू ईदर इंट्रासेल्यूलर टारगेट्स और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल। दोनों के लिए भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे ना तुम मॉल गए, मॉल के अंदर तुमने, मॉल में डोमिनोज है, तो मॉल का मॉल में भी कोई बंदा मंगा सकता है, मॉल का घर पे भी कोई बंदा मंगा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी कि अगर मैं कुछ सिक्रीशन, जैसे गोल्जी ने कुछ बनाया, ठीक है, अब गोल्जी का ये नहीं है कि गोल्जी सिर्फ बाहर ही ट्रांसपोर्ट करती है मैम, हम सिर्फ सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं, ये सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करेगी, ये सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट कर सकती है। सो इट कैन डू बोथ इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है। तो अब इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सेल के अंदर ही अंदर ट्रांसपोर्ट करना, नाम बता रहा है भाई, इंट्रासेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर ट्रांसपोर्टेशन, मस्त बाहर जो है चीजें, मेनली इट्स का फंक्शन ये है कि ये अंदर बाहर चीजों को करती रहेगी। ठीक है, व्हाट इट डू इज कि ये मॉडिफाई करेगा, ये ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करेगा, ये पैकेजिंग में हेल्प करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सिक्रीशन, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सिक्रीटेड बाय राइबोसोम प्रेजेंट ऑन RER। अभी मैंने बोला ना, इसके आगे कौन प्रेजेंट है, इसके आगे ER प्रेजेंट है, तो ये ER बनाएगा क्या, प्रोटीन, लिपिड, और उसको करना है इसने मॉडिफाई, उसको ये अच्छे से पैक करेगी, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये मॉडिफाई करेगी। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, बट ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इज इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, और ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लूकोज प्लस लिपिड। ग्लाइकोसाइडेशन रिलेशन है क्या, नहीं है, तो हम इसी में लिख लेते हैं। जब ग्लूकोज के साथ लिपिड जुड़ जाता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन, और इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, क्लियर है। ग्लाइकोसाइडेशन इज ऑफ ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस, और ग्लाइकोसाइडेशन कुछ भी नहीं है, सिंथेसिस, फॉर्मेशन। अगर ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, प्रोटीन प्लस शुगर, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज और प्रोटीन का जब सिंथेसिस होता है, यानी फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, और जब मैं कह दूं ग्लूकोज और लिपिड का फॉर्मेशन, सिंथेसिस हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसको हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडेशन। याद करने का तरीका बड़ा ही सिली है, बट अब सिली चीजों से याद हो जाती है चीजें। देखो, ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर ना एल नहीं आ रहा, जो ग्लाइकोलिपिड्स में आ रहा है, लिपिड्स में ऑलरेडी एल आ चुका है, तो अब ग्लाइकोसाइडेशन में नहीं आएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, लिपिड्स में डी आता है और ग्लाइकोसाइडेशन में भी डी आता है। देख रहे हो, ऐसी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स निकालनी पड़ेगी यार अपने को याद करने के लिए, और कुछ नहीं कर सकते।
ठीक, तो ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर डी आता है, ग्लाइकोसाइडेशन के अंदर डी आएगा, और ग्लाइकोसाइलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस जिसमें कुछ भी नहीं आएगा। एक याद हो जाएगा तो दूसरा याद होना इज इजी, बट उसके लिए तुम एक तो याद करो, हाथ पैर एक के ऊपर एक बैठ के। हाँ मैम कैसे याद करें, कैसे कैसे करते रहे, आधे बच्चे तो मेरे से यही पूछते रहते हैं मैम कैसे याद करें। अरे शुरू तो करो कहीं से तो शुरू करो। जब तक तुम शुरू नहीं करोगे तुमको पता कैसे लगेगा कि हाँ ये चीजें है भी। तुम शुरू तो करके देखो, क्योंकि एनसीईआरटी ने अभी इतनी सारी चीजें हटा दी है। ठीक है, एनसीईआरटी तुम्हारी जो अच्छी खासी बड़ी हुआ करती थी, अब वो वैसी बड़ी बची नहीं, तो उसमें से काफी सारी चीजें हट चुकी है। 11th-12th में तुमको जो पढ़ना है नीट में, इतना तो सिलेबस काफी हद तक हट चुका है तुम्हारा सिलेबस, तो इतना कुछ है नहीं टफ काम। तो तुमको खाली बैठना तो है, एक बार देखो तो सही उस चीज को। तुम लोग पहले ही डरे पड़े बैठे रहते हो यार, वहां तो जाना ही नहीं है, बहुत डेंजर है मैम, कैसे बैठे हैं, पढ़ाई तो नहीं हो रही है। एक बार ना बैठ जाओ बस, एक दिन बोर होगे तुम लोग, मैं गारंटी बताती हूँ। होता क्या है कि हम लोग है ना, जब कुछ भी नई चीज यानी पढ़ने स्पेसिफिकली अगर बैठते हैं तो हमको ना होती है मस्त बोरियत कि यार ये है ना इतना बोरिंग चैप्टर, क्यों खत्म नहीं हो रहा है ये चैप्टर, इतने बड़े बड़े चैप्टर कैसे पढ़ेंगे हम। ठीक है, पर जब तुम एक बार बैठोगे ना, एक बार दिमाग लगाना शुरू करोगे, नेक्स्ट लेक्चर के लिए तो मैं अपने आप क्यूरियोसिटी होगी कि यार ये लेक्चर अभी तक डला क्यों नहीं, मेरे को ये आगे पढ़ना था, कहाँ गया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, क्या हुआ होगा कि ये ऐसा हो गया, क्या हुआ होगा यार, इस ऑर्गेनाइजर का क्या काम था। मतलब ये धीरे धीरे जो तुम में क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी ना, ये तब बिल्ड होगी जब तुम लोग बैठोगे एक चीज के लिए पढ़ने, तो बैठो एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट तो लो। तुम तो हवा में अभी बोल रहे हो मैम पढ़ना नहीं हो रहा, कुछ ट्रिक बता दो, कुछ टिप बता दो, ये इससे नहीं होता है। तुम्हें बैठना पड़ेगा, तुम्हें अपना जितना भी टाइम है उसको यूज करना पड़ेगा। तुम कुछ भी मत करो, मैं कह रही हूँ तुम खाली एक जगह पे बैठ के टिक के बैठो, वहां बैठ के ना प्रॉपर बस एनसीईआरटी खोल लो, या ये जो मैं नोट्स लिखवाती हूँ इस नोट्स को खोल के बैठ जाओ, बस सिंपल इतना सा काम करना है। ये तो कर सकते हो, एनसीईआरटी खोल के बैठो, एनसीईआरटी के अंदर मस्त मस्त है ना डायग्राम्स है, डायग्राम देखते रहो कि अरे कलरफुल डायग्राम है, वाओ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी होता है, तो कलरफुल डायग्राम देखते रहो। थोड़ा सा साइड में जो लिखा हुआ है उसको रीड कर लेना अगर मन करे तो। धीरे धीरे तुम ऑटोमेटिकली रीड करने लग जाओगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। बट ऑल यू हैव टू डू इज इनिशिएट विथ योर साइड, इनिशिएट, जस्ट शुरू करो उस चीज को। जब तक शुरू नहीं करोगे वो चीज कंप्लीट नहीं होगी। चलिए, एक और फंक्शन जो इसका होता है गोल्जी का, दैट इज पेनिट्रेशन। ये पेनिट्रेशन भी कराता है, तो ये एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है। जो स्पर्म का हेड होता है, टिप हेड, उसमें एक्रोसोम एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, वो जो एक्रोसोमल हेड होता है ना हम बोलते हैं, तो एक्रोसोमल हेड में ये क्या काम क्या आता है, पेनिट्रेशन, हेल्प्स इन पेनिट्रेशन, हेल्प्स इन पेनिट्रेशन। ये एग में मूव करने के लिए, इनवर्ड जो है पेनिट्रेट होने के लिए क्या नेसेसरी है इसको, कि एग में इनसाइड जो है स्पर्म मूव कर सके, उसके लिए इजी पेनिट्रेशन के लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। और एनर्जी कह लो या आप कह सकते हो कि एक्रोसोमल हेड के ऊपर ना इसके गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहते हैं। गोल्जी इसको इजीली पेनिट्रेट करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारे पास वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। वैक्यूल का कुछ अलग डायग्राम नहीं है, वैक्यूल आर दीस, ये वैक्यूल्स है। अब वैक्यूल्स कैसे प्रेजेंट रहते हैं ये जरूर देखने वाली बात है कि वैक्यूल्स बेसिकली आपका एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड, वैक्यूल आपका स्टोर करता है एनर्जी। या अगर वैक्यूल कुछ भी चीज स्टोर करे, अभी अपन पढ़ेंगे वैसे, फूड स्टोर करना है इसने, या क्या स्टोरेज का काम है इसका, स्टोरेज बॉक्स लिख लो आप। तो कुछ भी चीज अगर स्टोर करता है इसको चाहिए स्पेस। ठीक है, तो अगर मैं स्टोरेज की बात करूं तो यही वैक्यूल ना प्लांट के अंदर, मैंने ये स्टार्टिंग में भी बताया था, प्लांट के अंदर अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड लार्जर वैक्यूल्स।
और अगर आप बात करोगे एनिमल्स की या एनिमल सेल की, तो आपको मिलेंगे स्मॉलर वैक्यूल्स। तो प्लांट के अंदर ये लार्जर वैक्यूल्स होते हैं ना बेटा, 90% एरिया तो वैक्यूल ही कैरी करके रख लेता है प्लांट के अंदर। ये देखो डायग्राम में, ये तुम्हारी सेल वॉल 90% एरिया वही कवर करे बैठा है, किसी को आने ही नहीं दे रहा। ये तुम्हारी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये 90% एरिया जो है वो वैक्यूल लेके बैठा है। इस तरीके से रहता है ये, ऐसा। अब सोचो इतना एरिया तो वैक्यूल ने ही घेर लिया, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ देखो, यहाँ पे वैक्यूल छोटे छोटे साइज के होते हैं, कोने में बेचारे प्रेजेंट रहते हैं। काम क्या है, क्यों ऐसा होता है मैडम, क्यों इनके साथ बेचारों के साथ नाइंसाफी? नाइंसाफी की बात नहीं है, एनिमल, तुम लोग इंसान, तुम लोग एनर्जी यूज कर रहे हो भाई, ये एनर्जी यूज नहीं कर रहा, ये अपना स्टोरेज रख रहा है। स्टोरेज ही तो बैग है, अब उसके अंदर तुम चाहे चीजें स्टोर करते रहो तो तुम्हारा वैक्यूलर साइज बड़ा रहेगा। अगर आप उसको यूज करते रहोगे, कंटिन्यू एक्सपेल करते रहोगे एनर्जी का या कोई भी चीज का, जो भी चीज सिंथेसाइज हो रही है उसको अगर आप कंटिन्यू स्पेंड करते जाओगे तो ऑब्वियस ही बात है वो चीज आपकी स्मॉल रहेगी ही। तो वेसिकल इसमें बहुत ज्यादा स्मॉल रहते हैं, जबकि प्लांट सेल में वेसिकल बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं। अरे पहले लाइसोसोम आया था क्या? मैंने वैक्यूल बता दिया। चलो वैक्यूल में ही स्टार्ट। वैक्यूल पहले समझ लो। ठीक है, पहले अपन वैक्यूल समझ लेते हैं। ओके, circles. These are fluid-filled vesicles in cytoplasm covered by a membrane called tonoplast. ये इंपॉर्टेंट है, इसका लेयर का नाम है इंपॉर्टेंट, टोनोप्लास्ट। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। आउटर मोस्ट लेयर इज टोनोप्लास्ट, दिस इज टोनोप्लास्ट। और ये टोनोप्लास्ट, अब मैंने क्या बताया कि लेयर है, सेल मेम्ब्रेन तो है ही, सेल मेम्ब्रेन को हम नहीं मान रहे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर खुद की अपनी एक लेयर है, ठीक है, तो वो है टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट, वैक्यूलर सैप कंसिस्ट ऑफ, अब डिफरेंट टाइप्स के वैक्यूल्स है बेटा। सबसे पहला वैक्यूलर सैप की अगर मैं बात करूं तो वैक्यूलर सैप कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स, शुगर, अमीनो एसिड्स, ईस्टर, प्रोटीन, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स एक्सेट्रा, सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट। मैं क्या कह रही हूँ, स्टोरेज बैग है जिसके अंदर कुछ कुछ प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट is your function of vacuoles. Vacuoles facilitate the rapid exchange of solute and gases between the cytoplasm and nearby fluids. भाई अगर साइटोप्लाज्म को कोई चीज चाहिए तो वैक्यूल निकाल के देगा ना, वैक्यूल तो स्टोरेज बैग है। तुमको जब खाना चाहिए तुम अपने बैग से तुरंत उस टाइम पे चिप्स निकाल लो, कुरकुरे निकाल लो, कुछ भी चीज निकाल लो, वेजिटेबल्स, तुम फ्रूट्स निकाल लो, तो तुम्हारे पास एक बैग है, ठीक है। वैक्यूल्स वो कैरी बैग है जिसके अंदर तुमने मस्त फ्रूट्स वगैरह सब पिटारा रख रखा है खाने वाला, और तुम्हें जब भूख लगेगी तुम वो निकाल लोगे, ये वैक्यूल है, ठीक है। तो वैक्यूल वही पिटारा है। अब देखो टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स देखते, सबसे पहला आता है सैप वैक्यूल। दीज आर फ्लूइड फिल्ड सैक कवर्ड बाय टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स हमेशा टोनोप्लास्ट से कवर्ड रहेंगे, नाम याद रखना। They maintain proper osmotic pressure for cell rigidity and maintain cell absorption. पानी को एब्जॉर्ब करेंगे ज्यादा से ज्यादा। सैप वैक्यूल मेजरली प्लांट्स में प्रेजेंट रहते हैं, मेजरली फाउंड इन plants, majorly found in plants. Next, they store and concentrate minerals, salts and waste also. Main storage लिख लो। Next, food vacuole. फूड वैक्यूल, अब फूड वैक्यूल है, नाम ही बता रहा है भाई, खाना स्टोर करेगा और तो क्या करेगा। तो फूड वैक्यूल कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर डाइजेस्टिंग फूड, खाने को डाइजेस्ट करना है। दे आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ फेगोसोम्स एंड लाइसोसोम। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी फेगोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम भी एक ऑर्गेनेल है जो मेनली डाइजेशन में हेल्प करता है,
ठीक है। तो फूड वैक्यूल्स कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए रहते हैं। खाना है ना, जब भी खाने की बात आएगी, डाइजेशन की बात आएगी, तो हम लाइसोसोम को आगे लेके आएंगे। ठीक है। फेगोसोम मतलब होता है कुछ भी जैसे हमने पढ़ा था ना, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, वैसा फेगोसोम इज फूड मटेरियल। ठीक है। दे आर फाउंड इन प्रोटिस्ट, लोअर एनिमल्स, फेगोसाइट सॉरी एंड फेगोसाइट्स ऑफ हायर एनिमल्स। ओके, तो प्रोटिस्ट के अंदर, प्रोटिस्ट अभी बताया यूकैरियोटिक स्मॉलर ऑर्गेनल्स होते हैं। लोअर एनिमल्स जो छोटे छोटे सेल्स होती है, उनके अंदर ये वैक्यूल्स जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और कौन से वैक्यूल्स स्पेसिफिकली? फूड वैक्यूल्स। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसका नाम आप लोगों ने सुना है अमीबा में। फाउंड इन अमीबा। अमीबा के अंदर आपने इसका नाम सुना है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज हाईली एक्सटेंसिबल एंड कोलैप्सिबल मेम्ब्रेन। कोलैप्सिबल यानी वैक्यूल बना हुआ ही नहीं रहता। ठीक है। जैसे तुम अमीबा के अंदर देखते हो, तो अमीबा क्या करता है कि जब खाना आया उसने वैक्यूल बनाया, जैसे ही खाना आता है वो वैक्यूल बना लेता है, फिर वापस वो वैक्यूल खत्म हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। हर समय वैक्यूल बना हुआ नहीं रह रहा है। ठीक है। तो हुआ क्या कि जब खाना आया, अमीबा ने अपने सूडोपोडिया खोले, वैक्यूल बना लिया। अब फिर खाना खत्म तो वैक्यूल भी डिसइंटीग्रेट। ठीक है। कोलैप्सिबल यानी कोलैप्स हो सकता है, मर्ज हो सकता है, वो रहेगा ही नहीं जीवन भर, उम्र देखते रहो तुम वैक्यूल। तुम्हारी बॉडी, प्लांट बॉडी में वैक्यूल दिखता है, सैप वैक्यूल खत्म नहीं होता, डिसइंटीग्रेट नहीं होता। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डिसइंटीग्रेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास एयर वैक्यूल्स। एयर वैक्यूल्स नाम ही बता रहा है, इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग बायंसी। जहां पे एयर वैक्यूल्स नाम आ जाता है, जहां पे क्या एक और गैस वैक्यूल्स बताया था मैंने, एयर वैक्यूल्स और गैस वैक्यूल, इसको भी लिख लो, प्रोकैरियोट्स में आता था ना। प्रोकैरियोट्स में हमने सीखा था गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल के नीचे मैंने लिखा था फॉर बायंसी। तो यहाँ क्या है, दे आर मेनली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। दीज आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि वहीं पे ही हमको गैस वैक्यूल्स देखने को मिले थे बेटा। वही बायंसी उन्हीं को चाहिए, हमको नहीं चाहिए। तुम नहीं चाहते उड़ना, पर वो चाहते हैं बेचारे कि वो उड़ते रहें। ठीक है, क्लियर है? ओके, इससे पहले हम आज समझते हैं वैक्यूल। समझ में आया ना? चलो अब आ जाओ लाइसोसोम पे। चलिए, लाइसोसोम की अगर मैं बात करती हूँ, तो लाइसोसोम भी क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये तो तुम है ना हर उसमें लिख सकते हो। मतलब तुमसे अगर कोई पूछता है कि हर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वैक्यूल का पूछा, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ईआर, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सबका लिख सकते हो तुम। ठीक है, क्योंकि सारे ही मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसीलिए वो कंसिडर होते हैं अंडर द अंडर एंडोप्लाज्मिक रेट, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, अंडर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसीलिए हम उसको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, क्योंकि उन सब में एक मेम्ब्रेन है जो उसको बाउंड करेगी। ठीक है। अब वो मेम्ब्रेन अगर मैं बात करती हूँ वेसल्स में, तो स्पेसिफिक वेसिकल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वैक्यूल में, तो उसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है। नाम इसीलिए याद रखना है, कितनी ही बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, बोर्ड वाले बच्चे भी याद रखें। बोर्ड तो अभी तुम्हारा नहीं है, 11th में हो। कई बच्चों का है ना वो होता है, स्कूल बोर्ड होता है ना। जैसे कई स्कूल्स जो है वो स्कूल बोर्ड भी करवाती है। तो एमसीक्यू मतलब अगर पेपर पैटर्न अगर आप देखें, तो उसका उसमें एमसीक्यू पूछा जाता है। और एमसीक्यूज जो होते हैं उनमें भी वैक्यूल्स पूछा जाता है। नीट के परस्पेक्टिव से तो ऑफकोर्स वैक्यूल है ही इंपॉर्टेंट, सैप वैक्यूल है, गैस वैक्यूल है। ठीक है, चलो अगला बढ़ाते हैं, एंजाइम्स। अब यहाँ ना काम आता है लाइसोसोम में एंजाइम, एंजाइमेटिक एक्शन काम आएगा। लाइसोसोम ऐसे ही काम नहीं करता। लाइसोसोम हमारा सुसाइडल बैग है। फंक्शन समझना कैसे काम करता है। ये करेगा क्या बेटा, कि जो खाना आ रहा है, ठीक है, उस खाने को करना है डाइजेस्ट, मतलब उससे हमने एनर्जी बना ली। अब वेस्ट है, तुम क्या करते हो, लेट्स से तुमने कोई भी मैंगो खाया, बनाना खाया, अब तुम उसको खा तो लिए, अब तुमने क्या किया, उसका जो पील्स थे, है ना, छिलके, वो क्या करोगे तुम, डस्टबिन में डाल दोगे। लिए लिए घूमते नहीं रहोगे,
डस्टबिन में डाल दोगे, डस्टबिन कहीं ना कभी जाके डंप होगा, और डंप होने के बाद फिर वो मतलब वेस्ट हमारे घर से निकल रहा है। सेम उसी तरीके से अगर मेरी सेल में कोई वेस्ट है, उसको भी बॉडी से रिमूव होना जरूरी है। उसको मैं ता जिंदगी अपने अंदर बैठाए रखूं कि नहीं ये तो बहुत मेरे काम की चीज, महत्वपूर्ण चीज हो सकती है, मेक्स नो सेंस। डू इट मेक सेंस? मेक्स नो सेंस। अगर मैं उसको अपने अंदर रखे रखूं फॉर स्टोरेज पर्पस, तो वो इट मेक्स नो सेंस। तो हम क्या करते हैं कि ये लाइसोसोम को हमको निकालना है, हमारे डस्टबिन है। हम क्या करते हैं कि कुछ भी हमारी सेल के अंदर जितना भी सारा बेकार मटेरियल है जो हमारे काम आ रहा नहीं है वैसे भी, तो हम उसको ले जाके दे देते हैं लाइसोसोम को कि लाइसोसोम ये तुम्हारा खाना है। अब यार लाइसोसोम को कुछ तो खाना है, डाइजेशन उसको भी करना है, उसको भी खाना पीना खाना है। तो वो क्या करता है, वो इन तुम्हारी बेकार चीजों को खा लेगा, और तुम्हारा सफाई भी हो गई, और ये सारी ऑर्गेनल्स खा भी लेता है। कई बार कई ऑर्गेनल्स मर जाती है, जैसे कि लेट्स से माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन करना बंद कर दिया, मरने लग रही है। ठीक है, मरने लग रही है, अब ऑर्गेनल मर रही है, तो हम क्या करें, गंदगी पैदा करेगी सेल के अंदर, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, इसको ले जाके दे देते हैं लाइसोसोम को कि लो भैया लाइसोसोम तुम इसको खाओ। ठीक है, लाइसोसोम इसको मस्त एंजॉय करता है, उसके लिए क्विजीन, वो इसको मस्त खाता रहता है। तो लाइसोसोम इस जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, और कौन से एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, जो एक्टिव कब होंगे, ओनली एट द एसिडिक पीएच। तो थोड़ा सा इसका फंक्शन देखो कैसे होता है। ये तुम्हारा इट्स इंट्रासेल्यूलर स्ट्रक्चर, ऐसे बना ही देती हूँ। यहां से आपके पास आता है खाना, फेगोसोम, फेगो, ये आपका हो गया फेगोसोम। फूड पार्टिकल भी कह सकते हो, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से अंदर आया खाना, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट रहता है आपका, ग्रीन कलर से बना देती हूँ मैं लाइसोसोम। ठीक है, ये है आपका प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम यानी इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के साथ प्रेजेंट है। इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, कौन सा एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और वो अभी इनएक्टिव स्टेज में, काम नहीं कर रहा, सो रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट तो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, पर इनएक्टिव स्टेज में है, अभी आराम कर रहे हैं, मस्त सो रहे हैं। ठीक है, तो इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम में प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है तो सही, पर इनएक्टिव स्टेज में। एक्टिवेट कब होंगे, एक्टिवेट कब होंगे, देखो जब इसके साथ खाना टकराएगा। जैसे ही इसको दिखा कि अरे 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 कुछ खाने का चीज आया, चलो खाते हैं। ठीक है, हुआ क्या, फूड अंदर आता है, आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, और आप इसको कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसने लिया फूड अंदर, फूड पार्टिकल जैसे ही अंदर आएगा, तो ये फूड अंदर आते ही क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लाइसोसोम जो है, जो अभी इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम के साथ प्रेजेंट है, ये जैसे ही फूड आया, इसको दिखा कि अच्छा ये मेरा खाना है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको एसिडिक मीडियम चाहिए एक्टिवेशन के लिए, तो यहाँ पे ये क्या बना लेता है, सेम लाइसोसोम, सेम लाइसोसोम एक्टिवेट हो जाएगा, यानी अब इसके अंदर आ जाएंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, एक्टिवेटेड हाइड्रोलिटिक
एंजाइम्स। जब एक्टिवेटेड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मैं बात करूंगी तो अब ये प्राइमरी लाइसोसोम कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम में। प्राइमरी लाइसोसोम कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम में। यानी हुआ क्या बेटा जी कि जैसे ही खाना आया वैसे ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव हो गए। यहां एक चीज और लिखना, इन एसिडिक मीडियम। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या अगर मैं इसको, कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर मैं इसको बेसिक मीडियम के अंदर रखती हूं तो क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे क्या? नहीं होंगे भाई, नहीं होंगे। ये एंजाइम मैं कह सकती हूँ लाइसोसोम में फंक्शन नहीं करेगा। अगर आता है कि एट द बेसिक, और आई कैन से कैसे बताऊं, इन बेसिक कंडीशंस और इन बेसिक मीडियम, ठीक है, इन बेसिक मीडियम विल द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वर्क or will the lysosome works? तो lysosome will never work effectively in the basic medium. It can always work in acidic medium. ये सिर्फ acidic medium में चलने वाला आदमी है। इसको अगर acidic medium मिला तो ये अपना काम परफेक्ट करेगा, basic medium मिला तो ये inactive स्टेज में ही रहेगा। अब तुम सोच लो, inactive स्टेज है, प्राइमरी लाइसोसोम है, तो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तो है, पर उनको एक्टिवेट होने के लिए किसकी जरूरत है? एसिडिक मीडियम की। जब तक मीडियम एसिडिक नहीं है ये अपने अंदर ये रहेंगे तो से मस्त बैठे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? ये बैठे बैठे वहां पे मस्त तमाशा देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ काम कर लें, वेस्ट आ रहा है उसको डाइजेस्ट कर लें, ठीक है, ये वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको चाहिए कैसा मीडियम? एसिडिक मीडियम। नाउ दिस इज वेयर द क्वेश्चन आउट। यहां से आता है क्वेश्चन कि एसिडिक मीडियम चाहिए क्या? ऑफ कोर्स चाहिए, एक्टिवेट करने के लिए, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाने के लिए। सेकेंडरी लाइसोसोम कब बनेगा? जब आपका प्राइमरी लाइसोसोम कांटेक्ट में आएगा कोई भी खाने आइटम के, कोई भी खाने का आइटम है, कुछ भी खाना है, सेल मेम्ब्रेन को खाना है, फूड जो बाहर से आ रहा है उसे खाना है, किसी भी चीज को अगर हमें डाइजेस्ट करना है, वेस्ट को डाइजेस्ट करना है, उसके लिए रिक्वायर्ड है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जैसे ही उसको खा लेगा तो वो बन जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। और सेकेंडरी लाइसोसोम में देयर इज एक्टिवेटेड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तो है पर कौन सी फॉर्म में है बेटा जी? एक्टिवेटेड फॉर्म में है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का काम क्या है? ये ब्रेक करेंगे फूड को, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का काम क्या है? इट विल ब्रेक डाउन द फूड। यहां लिख लेते हैं हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ब्रेक और डाइजेस्टिंग फूड। कुछ भी खाना, अपने लिए वेस्ट, इसके लिए खाना, ठीक है। तुम्हारे लिए वो चीज वेस्ट है, सेल ऑर्गेनेल जो मर गई, मैम हम क्या करें? वेस्ट है तुम्हारे लिए, तुम कुछ नहीं कर सकते, पर लाइसोसोम के लिए तो खाना है, उसका तो खाना यही है, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम देते हैं सुसाइडल बैग। आ जाएगा वैसे आगे, आएगा क्या? नहीं आए तो मैं लिख देती हूँ, वहां लिख लेते हैं। सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है इनको, ठीक है। सुसाइडल बैग्स यानी वेस्ट, डस्टबिन ऑफ सेल। कुछ भी नाम दे दो तुम इनको, बेकार चीजें खा रहे हैं, कुछ भी नाम दे दो, डस्टबिन ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, बकवास बकवास नाम, ये डिजर्व करता है बेचारा। नेक्स्ट अब आते हैं इसके लाइसोसोम की बात करते हैं। देखो प्राइमरी लाइसोसोम जो अभी अपन ने पढ़ा है, गोल्जियन अपैरेटस से बनता है, कंटेन एंजाइम्स व्हिच आर इन इनएक्टिव स्टेज, ठीक है। अब गोल्जी से इसको कैसे रिलेट करोगे तुम लोग, वो देखना कि गोल्जी से कैसे रिलेशन बनता है इसका। गोल्जी, गोल्जी कहाँ गया? ये रहा, गोल्जियन वेसिकल हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, दिख रहा है? हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। क्या हुआ? ये गोल्जियन वेसिकल्स कुछ ऐसे वेसिकल्स होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं,
ठीक है, और ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं लाइसोसोम में। तो ये जो बड़े बड़े वेसिकल्स हैं ये आगे जाके कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, लाइसोसोम में। लाइसोसोम अपनी प्राइमरी स्टेज में तो इनएक्टिव है, उसको कोई काम नहीं है, पर जैसे ही उसके पास फूड आएगा, जैसे ही उसके पास फूड आ गया, खाने को सामान आ गया, अब वो कैसा बन जाएगा बेटा जी आपके, अब वो बन जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। सो सेकेंडरी लाइसोसोम कंटेन एंजाइम्स एज वेल द फूड एंड द फॉरेन पार्टिकल्स। भाई खाना आएगा तभी तो एंजाइम्स निकालेगा, और एंजाइम कौन सा है इसके पास, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, which are activated at the acidic pH. Very important. Hydrolytic enzymes activating at एसिडिक pH। बेसिक pH में कुछ भी शुरू नहीं होगा। प्राइमरी लाइसोसोम जैसे ही खाना आता है, प्राइमरी लाइसोसोम काम करेगा, प्राइमरी लाइसोसोम इनएक्टिव स्टेज में रहेगा, और जैसे ही खाना आएगा वो तुरंत एक्टिविटी दिखा देगा, तुरंत एक्टिव बन जाएगा, ठीक है। एक्टिव बन जाना यानी सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाना, सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाना यानी कि जैसे ही वो सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा, अब इट कैन डाइजेस्ट, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, इट कैन डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल्स और द फॉरेन पार्टिकल्स। चलो यहां देखते हैं, अब आता है सेल्यूलर ऑटोफेगी। ऑटोफेगी यानी ऑटो सेल्फ, फेगी यानी डाइजेशन। ऑटोफेगी यानी सेल्फ डाइजेशन। कई बार क्या होता है कि ये जो हमारा प्यारा लाइसोसोम है ये प्यारा लाइसोसोम ना कई बार घातक हो जाता है कि इसको खाना नहीं मिलता, ठीक है। लेट्स से कुछ बेचारा इतने टाइम से सेल ऑर्गेनल कोई मरी ही नहीं, ठीक है, या मैं कह सकती हूँ कि कुछ फूड पार्टिकल ज्यादा टाइम तक अंदर आया ही नहीं, तो होगा क्या, ये खुद की सेल को खाना शुरू कर देगा। इट विल स्टार्ट इंजेस्टिंग इट्स ओन सेल। ये बेचारा कंफ्यूज हो जाता है ये बात में कि ये मेरा सेल है, ये ऑर्गेनल सही है या नहीं है, ये पागल हो जाता है, भूखा शेर है ये, ठीक है। किसको ज्यादा देर अगर भूखा रखोगे ना तुम, ये खुद की सेल को डाइजेस्ट करना शुरू हो जाएगा, ये खुद की सेल को खाने लग जाएगा। अब इसको बेचारे को कौन समझाए कि भाई ये तुम्हारा ही आदमी था, तुम इसको ही मार रहे हो। ये चलता है, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये इसको खाना चाहिए, खाना अगर तुमने समय पे नहीं दिया तो ये लेके भाई को सेल को ही खाने लग जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट स्टार्ट्स कंज्यूमिंग इट्स ओन सेल, ये चीज होती है इसमें, ठीक है। तो ऑटोफेगी, सेल्यूलर ऑटोफेगी यानी इन दिस प्रोसेस लाइसोसोम ऑन एजिंग बूढ़ा हो जाता है या पागल हो जाता है, और इट्स पैथोलॉजिकल कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन यानी अलग दिमाग चला रहा है, साइकिक दिमाग चला रहा है कि अब भूखा है, कुछ है नहीं खाने को, ठीक है, फूड मटेरियल आया ही नहीं है खाने को, एनर्जी बनाए क्या, कुछ भी फंक्शन नहीं हो पा रहा है। उस टाइम पे लाइसोसोम क्या काम करेगा कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना खाना खुद खा लेता हूँ, ठीक है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ, खुद खा सकता हूँ, वो अपनी सेल को खाने लग जाता है, सिंपल। अब इट गेट्स rupture, releasing the enzyme in the cytoplasm, and these enzyme digest all the cell organelles। ये सारे के सारा एक ऐसे समझ सकते हो कि ये ना, पता है, सेल कई बार बिना फालतू फटके और मर जाती है सेल, सेल रप्चर जिसको हम कहते हैं, उसमें भी ये इसका हाथ रहता है। कैसा, समझना, ये हमारा लाइसोसोम है, हम कह रहे हैं लाइसोसोम ऐसे बेचारा शांत रहता है, भूखा लाइसोसोम है, खाना ही नहीं मिल रहा है इसको, उस टाइम पे क्या करने लग जाएगा, ये खुद की सेल को खाने लग जाएगा। सेल को खाएगा तो उस टाइम पे होगा क्या, और ये करता क्या है, कई बार हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ऐसे समझाती हूँ, रुको पहले सेल बनाती हूँ। ये तुम्हारा लाइसोसोम है, ठीक है, ये तुम्हारी सेल है। अब लाइसोसोम को पता है लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो है, ठीक है, पर ये इनएक्टिव स्टेज में, ये एक्टिवेट कब होंगे, जब खाना आएगा, खाना अभी तक आया नहीं। उस टाइम पे ये क्या करता है, कई बार हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को बाहर फेंक देता है, या तो ये क्या करेगा, ये अपने आप की सेल को बर्स्ट ओपन कर लेगा, रप्चर कर लेगा, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को बाहर फेंक देगा। जैसे ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम को बाहर फेंकेगा, ये बाहर बेचारे ऑर्गेनल्स बैठे थे आराम से,
ये जितने ऑर्गेनल्स थे, गोल्जी वोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, जितने थे सारा का सारा, ये सब में अपना जो वो एसिड है, अपना जो एंजाइम है उसको फेंक देगा। ठीक है, जैसे ही इसने एसिड फेंका तो उसके चक्कर में दिक्कत क्या होगी कि अब सेल जो है वो बेचारा आराम से चल फिर पा रहा था, अब सेल रप्चर हो जाता है। ठीक है, सेल ब्लास्ट ओपन हो जाएगा, सेल रप्चर हो जाएगा। तो हुआ क्या, इसने अपनी ही सेल को खाना शुरू कर दिया, इसने अपनी ही सेल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फैला दिए। काम कौन कर रहा है इसमें? मेन, जैसे हम अगर बोलते हैं हम में डाइजेशन का काम कौन कर रहा है? मैकेनिकल डाइजेशन का तो मैडम टीथ कर रहा है ना। केमिकल डाइजेशन का जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इतने सारे जूसेस आते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, वो काम कर रहे हैं। सही तो बोल रहे हो, डाइजेस्टिव जूसेस से तो काम कर रहे हैं। HCl ही तो है जो अपना प्रोटीन पेप्टाइड चेन को तोड़ता है। पेप्टाइड एंजाइम, वो एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं ना उसके अंदर, स्टमक के अंदर पार्शियल डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस ही तो है जो उसको ब्रेक कर रहे हैं। इसने क्या किया, इसके अंदर कौन है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम ही तो है जो ब्रेक करेगा। इसने उस हाइड्रोलिटिक एंजाइम को पूरी तरफ फैला दिया। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो फैल गए, फैलने के बाद वो तो तोड़ेंगे चीजें, वो तो इधर उधर मारेंगे कि अब क्या करना है बोलो। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम यही काम करते हैं, वो इधर उधर जैसे ही फैलेंगे तो फैलते ही वो क्या करेंगे, पूरी सेल को रप्चर करके रख देंगे, पूरी सेल को खाना शुरू कर देंगे। उनके हिसाब से तुम फंक्शन कर रहे हो तो भी हमारा खाना, नहीं कर रहे तो भी हमारा खाना, तुम आए तो हमारा खाना, क्योंकि हम भूखे हैं, तुमने हमारा ध्यान नहीं रखा। और जब तुमने इनका ध्यान नहीं रखा तो ये क्या कर देता है, सेल को रप्चर कर देता है और उसको खा जाता है, या खा जाता है और रप्चर कर देता है, दोनों चीजें बोल सकते हो। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्यूलर ऑटोफेगी। तो ऑटोफेगी इस खुद की सेल को खा जाना, कैसे नष्ट कर जाना खुद की सेल को, कि आपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोसोम में थे, लाइसोसोम्स गेट ब्रेक, स्प्रेड, और वो सारे के सारे एंजाइम्स निकाल देगा अपने अंदर से, और उसके बाद क्या कर देगा बेटा जी, यहाँ पे रप्चर, सेल को नष्ट कर देना, नष्ट कर देगा सेल को। ठीक है, ये सेल वेस्ट। समझ में आई बात? टॉपिक क्लियर है आज का? समझ में आया? तो जितना आज हमने पढ़ा है आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। जो है जितने भी NCERT के कॉन्सेप्ट हैं हम उन्हीं को ले रहे हैं। कुछ कुछ आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स भी आपको गिवन है, आप एक बार वेबसाइट चेक करो, वेबसाइट पे आप लोगों को असाइनमेंट्स भी मिले हुए हैं। आप लोगों को जितना आपने चैप्टर कर लिया है उसके नोट्स मिल जाएंगे, PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, एनोटेटेड नोट्स मिल जाएंगे। सभी चीज़ों के लिए आप लोग वेबसाइट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जस्ट गो एंड विजिट ऑन दैट। आपको एक एक चीज उसमें क्लियरिटी के साथ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है उसको विजिट करिए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इतनी सारी पोस्ट मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत एसेंशियल है और तुम्हारे काम आ सकती है नीट के पर्सपेक्टिव से। सो दिमाग लगा के सोचो, ठीक है, और फिर लो उस चीज को और यूज करो उस चीज को, क्योंकि तुम्हारे टाइम बहुत कम बचा है नीट के लिए और हमको तैयारी पूरी करनी है। तो उसको यूज करें, जितना तुमसे हो सकता है उसको कंप्लीट करें। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं, इसके नोट्स अभी भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन ही है। यूट्यूब पे हम लोग लाइव फ्री क्लासेस चला रहे हैं, तो उसका यूज करो, उसको यूज करके और पढ़ो ढंग से, नोट्स बनाओ, मेरे साथ साथ ही नोट्स बना लिया करो तुम लोग। तो नोट्स बनाइए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क एनी टाइम, आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है बेटा जी, आराम से पूछिए, आराम से हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे। वेबसाइट को एक बार विजिट करो, तुमको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें पता लगेगी वेबसाइट के बारे में, जो शायद तुम लोगों ने नहीं सुनी हो या शायद तुम लोगों के लिए भी नई हो। ठीक है, तो वो एक बार विजिट करो, जस्ट गो थ्रू दैट वंस। सब्सक्रिप्शन है, कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं, वो भी एक बार चेक करिए, और फ्री जितना कंटेंट है उसको तो तुम लोग एटलीस्ट यूज कर ही लो। ठीक है, ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।